फ्रेंड्स, आज बाजार में शानदार तेजी बनी हुई है। आज सप्ताह का तीसरा दिन है जब बाजार में तेजी बनी हुई है। सोमवार से लगातार बाजार पॉजिटिव मोड में है और लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन इस बीच में आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मुसीबत और बढ़ सकती है बाजार के लिए, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली आ रही है। तो क्या है उस रिपोर्ट में और उसका क्या असर बाजार पे पड़ सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज के कारोबार को भी डिस्कस करेंगे, कौन से शेयरों में अच्छी तेजी बनी हुई है और कौन से शेयर है जो गिरावट के चपेटे में आए हुए हैं और कौन से सेक्टर में फिलहाल निवेश किया जा सकता है, क्योंकि 3 दिन से बाजार लगातार तेजी में बना हुआ है। तो क्या ये बाजार अभी भी तेजी जारी रहेगी या फिर गिरावट हो सकती है? तो सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई की उस रिपोर्ट के आधार पर हमें क्या निवेश अभी आगे और बढ़ाना चाहिए या फिर हमें अपने हाथ खींच लेने चाहिए। तो सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बुधवार को हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लगातार तीसरी बार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स में 122.5 अंक की तेजी और निफ्टी में 57.45 पॉइंट की ऊपर तेजी के साथ में खुला। अब तक की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स में करीब 1% की तेजी बनी हुई है और सेंसेक्स 49,449.23 पर पहुंच गया है। वही निफ्टी में भी 120 अंकों की बढ़त है। भारत रसायन लिमिटेड शेयर में आज 17% का उछाल देखने को मिला है। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स में 318.92% की और निफ्टी में 108 पॉइंट की तेजी के साथ में शुरुआत हुई थी। वही मंगलवार को भी सेंसेक्स में 37.57 और निफ्टी में 8.8 अंक की ऊपर की तरफ ही खुला था। यानी 3 दिन से लगातार पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है। मंगलवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 557.63 पॉइंट ऊपर 48,944 पर क्लोज हुआ था। वही निफ्टी 168.05 पॉइंट ऊपर यानी 14,653.05 पर क्लोज हुआ था। फ्रेंड्स, आज की बात करें तो भारत रसायन की प्राइस अभी 12,767 है और करीब 19.22% की तेजी बनी हुई है। टीवीएस मोटर की बात करें तो 651 पर 14.99% की तेजी बनी हुई है। सुंदरम क्लैंटन में 3,386 पर 12.59% की तेजी बनी हुई है और सुदर्शन केमिकल में 708.85 पर करीब 10.12% की तेजी बनी हुई है। तो शानदार तेजी बनी हुई है इन शेयरों में। और एशियाई बाजारों की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग अच्छी तेजी बनी हुई है। अभी हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स करीब 69 पॉइंट ऊपर यानी 28,971 पर कारोबार कर रहा है। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 2 अंक की तेजी के साथ में 3,445 पर है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 32 अंकों की गिरावट के साथ में 3,183 पर कारोबार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स भी 24 अंकों की तेजी के साथ में 7,320 पर पहुंच गया है। जापान का निक्की इंडेक्स भी 71 पॉइंट ऊपर है, 29,063 पर कारोबार कर रहा है। तो एशिया के बाजारों में अच्छी तेजी बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड, जो खबर निकल कर आई है वो आरबीआई की तरफ से वो महंगाई की बढ़ाने वाली है। और जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि आगे आने वाले समय जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है, मुसीबत आगे बढ़ सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। यदि यह बेकाबू होती है तो आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी और सबसे बड़ी बात, ऐसा होने पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से अप्रैल के बुलेटिन के एक आर्टिकल में यह बात कही गई है। यह आर्टिकल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाली टीम ने तैयार किया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि यह लेखकों के अपने विचार है। यह जरूरी नहीं कि आरबीआई को इन विचारों को मानना चाहिए। देश में महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के जरिए मापी जाती है। इसे खुदरा महंगाई दर भी कहा जाता है। मार्च में यह महंगाई दर 5.5% पर पहुंच गई थी, जो फरवरी में 5% थी। फूड और तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण मार्च में महंगाई दर में उछाल आया था। आरबीआई ने महंगाई दर को 2.6% के बैंड में बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने भी अगले 5 साल यानी करीब 31 मार्च 2026 तक महंगाई दर को इसी बैंड के मध्य बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। आर्टिकल में कहा गया है कि महामारी के बावजूद स्थायी विकास के लिए महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल अपनाने, वैक्सीनेशन में तेजी लाने, अस्पतालों की संख्या और क्षमता में वृद्धि पर फोकस करना होगा। आर्टिकल के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता ही आगे बढ़ने का एक रास्ता है। आर्टिकल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल की लहर के मुकाबले काफ़ी खतरनाक है। वायरस की म्यूटेंट वेराइटी जिसे और खतरनाक बना रही है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और कोविड संबंधी दवाओं का समय पर न मिलने से देश की परेशानी और बढ़ रही है। अभी तक देश की केवल 2% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिली है।
महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे कई राज्यों में स्थानीय तौर पर लॉकडाउन है। यह ट्रेंड आरबीआई की महंगाई बढ़ने की आशंका पर दबाव बढ़ा सकता है। और आर्टिकल में कहा गया है कि इन्फेक्शन में तेजी से प्रतिबंध बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी स्थानीय और क्षेत्रीय आधार पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे इकोनॉमिक आउटलुक की अनिश्चितता बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण एजेंसियां लोगों के मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर है। इस कारण ज़्यादा संपर्क वाली होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी गतिविधियों पर बिजनेस प्रभावित हो रहा है। उदाहरण देते हुए आर्टिकल में कहा गया है कि ब्रिटेन ने हाल ही में अपनी ट्रैवल बैन लिस्ट में भारत को भी शामिल किया, यानी ब्रिटेन ने भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि घरेलू ट्रैवल एंड टूरिज्म हिस्ट्री कितनी प्रभावित होगी। ब्रिटेन से पहले कई अन्य देश भी भारत में आने वाली उड़ानों पर रोक लगा चुके हैं। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने के कारण इन देशों ने रोक लगाई है। कोविड-19 की संक्रमण की दर बढ़ने के बावजूद इकोनॉमिक गतिविधियों के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मार्च में ज़्यादा संपर्क वाले सेक्टर को छोड़कर अधिकांश सेक्टर में ग्रोथ रही है और ये प्री कोविड स्तर पर पहुंच गए। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले महीने कीमतों के मोर्चे पर 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए। पहला यह कि 2021 में दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। दूसरा यह कि क्रूड ऑयल की कीमतें अपने पिक $70 के प्रति बैरल से नीचे आ गई है। इससे घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है और आई है। देश में बीते 24 घंटों में 3.19 लाख नए कोरोना के संक्रमित मिले। 2762 मरीजों की मौत भी हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड 2.48 लाख मरीज ठीक भी हो गए। संक्रमण को मात देने वालों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है। ज़्यादा एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी कुछ लगाम लगती दिखाई दे रही है। बीते दिन एक्टिव केस सिर्फ 67,660 की ही बढ़त हुई है। पिछले 14 दिन में ये सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में 63,065 की वृद्धि हुई थी। फ्रेंड्स, इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। बहुत दौड़ने वाला सेक्टर है, इसमें आगे तेजी बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। दूसरा जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि कोविड के दौरान ये सेक्टर दौड़ने वाला है, क्योंकि खाने पीने की हर जो प्रोडक्ट है वो तो चलने ही चलने, कितना भी लॉकडाउन लग जाए तो उस सेक्टर में आगे तेज़ी की संभावना बनती है। और साथ में आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर भी चलेंगे, फाइनेंस सेक्टर। लेकिन फिलहाल जो है आपको ज़्यादा करके फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में निवेश की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलने की संभावना बन रही है। बहुत जल्दी इनमें अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है, तो आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। काफ़ी राहत भरे जो है आंकड़े भी आ रहे हैं, लेकिन आरबीआई की तरफ से जो संभावना व्यक्त की गई है वो बाजार के लिए थोड़ी अच्छी नहीं है, निगेटिव है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि ये हमारे निजी विचार है, अगर वो चाहे तो माने या ना माने। लेकिन जो उन्होंने कमेटी गठित की थी उन्होंने कहा है कि आगे महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो बाजार के लिए दबाव बन सकता है। तो आगे ऐसा आई होप ऐसा न हो। तो फिलहाल 3 दिन से बाजार में तेज़ी बनी हुई है और हम आशा करते हैं कि आगे भी तेज़ी जारी रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।